आईटी सेल पदाधिकारी गुलशन कुमार। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी इस आवाज को बुलंद करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। मैं करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश आईटी सेल पदाधिकारी के साथ मेरे साथ बैठे हुए अन्य आश्रित जिला प्रधान मन्नू जी आज उपस्थित हुए हैं हमारा करुणामूलक के मुद्दे को लेकर। हमारा करुणामूलक मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, जब किसी इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देता हूं कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान है, चाहे वो उनकी पत्नी हो चाहे उनका बेटा हो। अगर बेटा उस नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो माता जी एक लिख के देते हैं कि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी जो वो दी जाए, परंतु इन करुणामूलक नौकरियों पर जो है वो एक ठप्पा लग चुका हुआ है। इनको रोक के रखा हुआ है, जो 15-20 सालों से निरंतर जो है रोक के रखा हुआ है। तो इन केसों को सरकार से हमारी यही मांग है कि इन केसों को जल्द से जल्द उठाया जाए और इन केसों को भी निकाला जाए। और जो 15-20 सालों से इस नौकरी के लिए 15-20 सालों के लिए नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और अपने आप को करुणामूलक आश्रित जो है वो एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहे हैं कि जब भी किसी भी समय सरकार के प्रतिनिधियों से मिला जाता है तो हमें इस बात का हवाला दिया जाता है कि आपके लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटियों का गठन तब किया जाता है जब केसों को लटकाया जाए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि सर हमारी करुणा को समझा जाए और इन परिवारों के साथ अन्याय किया जाए। हमने पिछले कुछ समय पहले शिमला में भी एक बहुत बड़ा क्रमिक भूख हड़ताल करी हुई थी। वो शिमला में कालीबाड़ी मंदिर के पास रेन सेंटर था, वहां पर हमने 432 दिन का क्रमिक भूख हड़ताल करी हुई थी। मुझे लगता है ये प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में सबसे निरंतर और सबसे लंबा चलने वाला जो संघर्ष था वो करुणामूलक आश्रित परिवारों का था। जो किसान आंदोलन था वो भी इतने दिनों तक नहीं चल पाया था, वो भी लगभग 370 से 372 दिनों के आसपास ही चला हुआ था। और तब हमने क्रमिक भूख हड़ताल पर शिमला में बैठे हुए थे। हमारा पूरा करुणामूलक संघ के हमारे आश्रित हैं वो हमारे साथ जैसे जैसे उनको ड्यूटियां सौंपी जाती थी वो 12-12 घंटे के लिए मतलब उस हड़ताल पर बैठते थे। तब भी हमारे पास कोई सरकार का नुमाइंदा मिलने नहीं आया था। और जब विपक्ष में सरकार थी तो उस सरकार ने हमें ये कहा गया था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको विदिन 6 मंथ के अंदर करुणामूलक के आधार पर बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के जो करुणामूलक नौकरी है वो आपको मुहैया कराई जाएगी। और उसमें यह कहा था, जो कांग्रेस पार्टी का एक मैनिफेस्टो था उसमें भी लिखा गया था, तीसरे नंबर पर हमारी डिमांड जो थी वो लिखी गई थी कि करुणामूलक परिवारों को एक साथ नौकरी दी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो वादा जो है वो सरकार का धरातल पर उतर रहा है। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी सरकार जो है वो कर्मचारियों के हित में सरकार है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कर्मचारियों के हित में है, क्योंकि हम भी कर्मचारियों के ही बच्चे हैं। हमारे माता पिताओं ने भी बहुत ज्यादा अपने उस विभाग के लिए, अपने उस कार्य के लिए भी बहुत ज्यादा समय दिया था, दिन नहीं देखी थी, रात नहीं देखी थी। हाल ही में कुछ की पोस्टिंगें इतने दूर दूर के स्थानों में थी, वहां पर बर्फ गिर जाती थी, वो काफी दिनों तक वो अपने घर में नहीं आ पाते थे। तो इन्होंने कहा था कि विदिन 6 मंथ, पर वो भी जो आज वो ये मुद्दा जो है वो धरातल पर नहीं उतरा हुआ है। और हर एक युवा जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार बोलती है कि आपके लिए जो है वो कमेटी बनाई गई। कमेटियों की 2 बैठकें हो चुकी हैं, उसमें कोई भी तथ्य निकलकर सामने नहीं आया। जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपके लिए विभागों से जो है वो ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ब्यौरा इकट्ठा करना होता है तो वो 1 महीने के अंदर ब्यौरा इकट्ठा हो जाता है। और जो 7/3/2019 की पॉलिसी थी उसमें बहुत ज्यादा खामियां हैं।
उन खामियों को भी दूर करा जाए। और ये जो पॉलिसी थी इसको 2022 में इंक्रीज करना था, इसमें 2022 में जो था वो संशोधन होना था, पर आज 2025 के 2 महीने भी बीत चुके हैं तो वो उस पॉलिसी में संशोधन नहीं हुआ। 7/3/2019 की पॉलिसी में सबसे बड़ा एक अड़ंगा सरकार ने अड़ा के रखा हुआ था 62,500 का। उसमें एक सालाना एक व्यक्ति की जो इनकम थी वो 62,500 रखी गई थी। इसमें बोला गया था कि 62,500 से ऊपर एक व्यक्ति की इनकम नहीं होनी चाहिए। सर, अगर सरकार हमें पेंशन दे रही है तो मुझे लगता है कि वो भी उसको इंक्लूड किया जा रहा है, और जो इस शर्त मतलब इस इनकम के दायरे में आ रहे हैं वो तो बाहर होते जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पॉलिसी में संशोधन किया जाए और 62,500 की पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से रिमूव करा जाए और इनकम स्लैब को 5 लाख तक बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी एक बात यह कि 5% कोटा, इन्होंने करुणामूलक परिवारों को 5% कोटे में बांध के रखा हुआ है। तो क्या मौत जो है और जन्म जो वो 5% कोटे के आधार पर होता है? मान लो कि किसी भी विभाग में 100 पद भरे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी विभाग में एक साथ 100 पद भरे जाते हैं, तो उसमें 5% कोटे के हिसाब से करुणामूलकों को दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें भी करुणामूलक आश्रितों को आज तक रखा गया होगा, क्योंकि 5% कोटा ही एक ऐसा कोटा है जिसको इन्होंने करुणामूलक परिवारों को इस पॉलिसी में बांध के रखा हुआ। बोलते सरकार के समक्ष जाते हैं तो सरकार बोलती है कि हम आपके लिए एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, तो वो बीच का रास्ता आज तक नहीं निकला। जब विपक्ष में सरकार थी और विपक्ष में सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी, और डिप्टी सीएम माननीय अग्निहोत्री जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, हर एक जनमंच से जहां इनका लाइव होता था, जहां इनका प्रदर्शन होता था, ये बोलते थे कि मैं इन परिवारों के हित के लिए कार्य करूंगा जब मेरी सरकार बनेगी। तो सर, आपकी सरकार को बने हुए 2 साल से भी अधिक का समय हो गया है, आपने इन परिवारों के लिए, करुणामूलकों के लिए कोई दया नहीं दिखाई, ना ही इनके लिए कोई पॉलिसी का प्रावधान किया गया। हमने कोई जनमंच नहीं छोड़ा जहां पर करुणामूलकों का मुद्दा नहीं उठता था। तो मुझे लगता है, और हमारे सरकार में जो वर्तमान सरकार में जो एक युवा मंत्री हैं विक्रमादित्य ठाकुर जी, उन्होंने भी अपने लाइव से, अपने जनमंच से हर एक के लिए कहा था कि मैं नौजवान युवाओं के साथ हूं और मैं नौजवान युवाओं की साथ को, आवाज को बुलंद करने के लिए मेरा जो है वो हर तरफ से मेरा सहयोग रहेगा। तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि सर, आगामी जो बजट सत्र है उसमें करुणामूलक परिवारों के लिए जो है वो एक स्थायी पॉलिसी लाई जाए और इन परिवारों के साथ न्याय किया जाए। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि सरकार के जो आईएएस लोभी अधिकारी हैं, मैं भी उनसे एक प्रदर्शन करना चाहता हूं कि जो पॉलिसी बनाई जाती है वो पॉलिसी 2 से 2.5 लाख जिनकी इनकम है, क्या उनके लिए ही बनाई जाती है? जिस प्रकार एक आईपीएस के बेटे को रातों रात नौकरी दी गई, तो सर क्या वो उनके लिए 2.5 से 3 लाख का इनकम का क्राइटेरिया नहीं था? क्यों उनके लिए वो क्राइटेरिया नहीं था? वो क्राइटेरिया जो था वो एक गरीब परिवारों के लिए था, एक गरीब परिवारों के लिए था जिनका कोई भी जिसको जट बोल सकते हैं वो नहीं था, इसलिए उनको इस पॉलिसी में बांध के रखा हुआ है। आईपीएस जी की जिस प्रकार हमारे फादर साहब की आकस्मिक मृत्यु हुई थी, वैसे ही उनकी भी मृत्यु हुई थी। अगर उनको भी नौकरी देनी थी तो उसी कंडीशन के आधार पर नौकरी देनी थी। जब करुणामूलक नौकरी दी जाती है तो जब डिपार्टमेंट से, विभाग से जो पेंशन बनकर आती है उसके बाद नौकरी दी जाती है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनकी ना तो पेंशन बनी हुई थी और उनको बिना पेंशन के ही नौकरी दी गई, और उनकी जो इनकम क्राइटेरिया था वो 14-15 लाख के पार था। उनका जो क्राइटेरिया था वो 14-15 लाख के भी था। तो क्या उनके लिए वो पॉलिसी नहीं है? क्या उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है? मैं तो अपने आप को एक दुर्भाग्यवश भी मानता हूं और एक अपने आप को ठगा हुआ करुणामूलक युवा भी मानता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी आईपीएस नहीं थी। अगर मेरे पिताजी आईपीएस होते और उनकी इनकम भी 14-15 लाख से पार होती तो मुझे लगता कहीं ना कहीं मुझे भी आज करुणामूलक आधार पर जो नौकरी थी वो मिल जाती, क्योंकि
मेरे पिताजी थे, एक विभाग में नौकरी करते थे, वहां पर भी उन्होंने बहुत अपनी कार्य निष्ठावान से नौकरी करी हुई थी। तो क्या हम उनके परिवारों के बच्चे नहीं हैं? क्या हमारा दुख दर्द सरकार नहीं समझ सकती है? तो मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मोदी से ये अपील करना चाहता हूं कि सर, इन करुणामूलक परिवारों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर नहीं करा जाए और इनके लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए और इनके लिए न्याय प्रदान किया जाए। क्योंकि जब भी करुणामूलक आश्रित अपने विभाग में अपने केस का पता करने जाता है, और सबसे बड़ी मेरी बात, जो हमारे सरकार के जो डिपार्टमेंट में लगे हुए कर्मचारी हैं, क्योंकि उन कर्मचारियों के साथ ही हमारे माताओं ने, पिताओं ने भी एक बहुत निष्ठावान से नौकरी करी हुई थी, वो उनके ही युवा साथी थे। जब भी करुणामूलक आश्रित परिवार एक डिपार्टमेंट में अपनी फाइल का पता करने जाता है, तो उनका ये पूछ लिया जाता है कि करुणामूलक आश्रित परिवार का सदस्य आया हुआ है, तो उसको बाहर ही बिठा लिया जाता है, उसके साथ बातचीत करने के लिए आनाकानी करी जाती है, क्योंकि हम सताए हुए करुणामूलक परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हमारा ना कोई इसके लिए ना कोई हमें नीति बनाई गई और ना कोई हमारे लिए आज तक जो है वो किसी भी प्रकार का न्याय मिल सका। जब भी हम विपक्ष में ये सरकारें थी, तो हर एक जनमंच से इन्होंने हमारी आवाज उठाई थी। तो मैं फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी से कहना चाहता हूं कि सर, इन करुणामूलक परिवारों के लिए अपनी दया दिखाएं, और आपने जो एक वादा किया हुआ था कि विदिन 6 मंथ के अंदर जो है वो आपको पक्की नौकरी मुहैया कराई जाएगी। तो सर, मुझे नहीं लगता कि इन परिवारों की दया को समझा जाए। हर एक युवा, करुणामूलक आश्रित युवा जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ठगा हुआ महसूस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो समाज में बैठता है, तो हर कोई उसको पूछता है कि आपने शिमला में इतने दिनों का क्रमिक भूख हड़ताल करी, उसका क्या बना? तो उस युवा नौजवान साथी के लिए कोई बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होता है, कोई उसके लिए बोलने के लिए कोई तथ्य नहीं होता है। तो और मैं सरकार से यह भी मांग करना चाहता हूं कि डेथ ऑफ डेट, मतलब जिस दिनांक को जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई है, उस डेट के हिसाब से ही करुणामूलक जो उनके आश्रित हैं उनको नौकरी दी जाए। मान लो कि जिस प्रकार किसी की मृत्यु 2012 में हुई है, तो उसी के हिसाब से ही करुणामूलक परिवारों को नौकरी दी जाए, क्योंकि उसमें ना किसी प्रकार का कोई भेदभाव होगा, ना उसमें किसी प्रकार का कोई पार्शलिटी होगी, उसमें सभी को एक प्रकार नियुक्ति दी जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को पहले नौकरी दी जाए और किसी को बाद में नौकरी दी जाए। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार को करुणामूलक पद जो है वो भरने के लिए 3236 के आसपास मामले हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आश्रित परिवारों के जो मामले हैं वो 3236 के आसपास हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन परिवारों को एक साथ सेटल करना एक बड़ी बात है, क्योंकि हर एक विभागों में, हर एक बोर्डों में, हर एक यूनिवर्सिटियों में, हर एक विभाग में हजारों पद खाली चले हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन पदों को भरना एक सरकार के लिए सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि इन परिवारों के लिए सेटल करना सरकार को कोई मुश्किल का कार्य नहीं है। और जब भी हम सरकार से मिलने जाते हैं, तो कम से कम हमारे साथ हजारों की संख्या में करुणामूलक आश्रित परिवार आते हैं। हम दिन भर भूखे पेट सरकार से मिलने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु सरकार जब हमसे मिलती है तो मात्र 2 मिनट का समय दिया जाता है। 2 मिनट का समय दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या हम आपके लिए जी एक कमेटी बना रहे हैं। तो कमेटी तो बन रही है, कमेटियां महोदय जी, कमेटियां तब बनाई जाती हैं जब केसों को लटकाना हो। जिनकी करने की मनसा होती है वो मतलब एकदम से कर देते हैं। और उस कमेटी के जो सदस्य हैं वो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी हैं, अरविंदर गोमा जी हैं, धर्माणी जी हैं।
और मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जब इस कमेटी की अगली बैठक होगी तो उस कमेटी में जब उस कमेटी की बैठक होगी तो हमारे कर्णामूलक आश्रित परिवार जो कर्णामूलकों के पदाधिकारी हैं उनको भी इस कमेटी में बुलाया जाए, क्योंकि वो भी अपनी इस खामियों को बता सकेंगे और हमें पता चल सके कि सरकार हमारे लिए क्या अच्छा कार्य कर रही है। क्योंकि सरकार बोलती है कि मैं आपके लिए हम सभी को एक साथ सेटल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से कर्णामूलक परिवारों के लिए एक पत्र के माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से एक उन्होंने संदेश जारी किया था। मैं उस संदेश का माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि कर्णामूलक आश्रितों को जो मैं नौकरी दे रहा हूं मैं उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। जो भी जितना पढ़ा लिखा है, जो भी जितना योग्यता के आधार पर मैं नौकरी है उसके आधार पर मैं उनको नौकरी दूंगा। जिसने एमए बीएड करी हुई है, जिसने एमए की हुई है, मैं उसको उस आधार पर नौकरी दूंगा। जिसने बीएड करी हुई है उसको उस आधार पर, जिसने एमटेक करी हुई है मैं उसको योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश था। उस संदेश का मैं बहुत गहरे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी एक बात यह है कि जो 7/3/2019 की पॉलिसियां थी उसमें तत्काल प्रभाव से इनको मतलब संशोधन किया जाए और इन परिवारों के लिए एक ऐसी नियुक्ति ली जाए, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें सभी परिवारों को एक साथ जो है वो नियुक्ति दी जाए और इन परिवारों के साथ जो है वो न्याय किया जाए। क्योंकि हर एक जनमंच से हमने